हर दिल में अरमान होते तो हैं, बस कोई समझे जरा। अरमान, ख्वाब, सपने, यही है ना वो चीज जो हमें मशीन से इंसान बना देती है। दोस्तों, जिंदगी के हर मोड़ पर हम कोई ना कोई ख्वाब जरूर सजाते हैं। बहुत से ख्वाब हम पूरे नहीं कर पाते हैं। जिंदगी की भाग दौड़ में ये ख्वाब कहीं पीछे छूट जाते हैं, पर दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं और तन्हाइयों में खटखटाते भी रहते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही रियल लाइफ हीरोज से जिन्होंने अपने अरमानों को जिंदा रखा और उन्हें पूरा भी किया। मैं स्वाति नागी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने टॉक शो गुफ्तगू बातें दिलों की में। मेरे सबसे पहले मेहमान हैं श्री सत्यनारायण शर्मा जी। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हमें लगने लगता है कि हमारी तकलीफें हमारे कद से कहीं ज्यादा ऊंची है और हम मायूस हो जाते हैं। शर्मा जी के जीवन में ऐसे कई पड़ाव आए। ईश्वर ने इन्हें हर कसौटी पर आजमाया, पर जिस शिद्दत से इन्होंने मुकाबला किया और अपनी जिंदगी को जिया, वह काबिल तारीफ भी है और प्रेरणादायक भी। बोलते हैं शर्मा जी राजस्थानी है एवं इनकी कर्मस्थली है स्वप्न नगरी मुंबई। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं, 3 असाधारण बच्चों के पिता हैं, गाने का शौक है और एक्टिंग भी करते हैं। तो चलिए इन्हीं की जुबानी जानेंगे इनकी संघर्ष की कहानी। नमस्कार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम गुफ्तगू में। तो चलिए बातें शुरू करते हैं दिलों की। नमस्कार स्वाति, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ तुम्हारे शो का पहला गेस्ट बन करके। तुमने ये जो सोचा समाज के लिए, एक संदेश जाएगा तुम्हारे शो से, उससे लोग देखेंगे, उससे कुछ ग्रहण करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। और वो जो संदेश जा रहा ना, उसको अगर 20% 25% लोगों ने भी अगर ग्रहण कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो तुम्हारे शो की सबसे बड़ी कामयाबी रहेगी। लोग तुम्हें याद करेंगे कि भाई एक यह शो ऐसा आया था जिसने हमें नए जीवन की प्रेरणा दी, नए लोगों से हमें मिलाया कि जिंदा रहना हो तो कितनी भी तकलीफों आदमी जिंदा रह सकता है। खाली ये है कि मन में थोड़ी सी खुशियां होना चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है बेटा, है, खाली इसे जीने का अंदाज होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो शर्मा जी, हमें सबसे पहले यह बताइए, वह कौन सा सपना था जिसे पूरा करने आप आए इस स्वप्न नगरी में? साथ ही मुंबई स्वप्न नगरी जरूर है, पर मेरे लिए इसलिए नहीं रहा कि मेरे पिताजी का यहाँ घर था, मैं बचपन में आता जाता रहता था। मई 79 में मेरी शादी हो गई, जनवरी 80 में मैं यहाँ आ गया। मेरे पास जॉब था, मैंने अपना ट्रांसफर कर ले लिया था यहाँ पर मेरे ऑफिस के थ्रू। तो जब मैं यहाँ आ गया तो मेरे जो बचपन के दोस्त थे उन्होंने कहा, अरे वाह तू तो आ गया, अब तो तेरे सपने पूरे हो जाएंगे यार। तेरे को तो बहुत नाटकों का शौक था, कि मैं बचपन में उनसे मिलता था, मैं नाटकों की बातें करता था। बोले तू रोज शाम को है ना पृथ्वी थिएटर जाया कर, मेरे घर के पास में ही है। तो वहां तेरे को नाटकों के सारे अभिनेता इकट्ठे होते हैं, एकजुट है, एकता है, तेरी पहचान हो जाएगी, तुझे काम भी मिलेगा और तेरी एक पोजीशन बन जाएगी, तेरे सपने पूरे हो जाएंगे। पर परेशानी ये हुई स्वाति की संडे के अलावा मेरे पास बाकी दिन टाइम रहता नहीं था। मैं सुबह 8:30 बजे घर छोड़ देता था, रात को आने का कोई समय रहता नहीं था। तो मैंने वो जो मेरे सपने थे ना, उनको एक पोटली बांधी और खूंटी पे टांग दिया। वो मेरे सपने पूरे तो हुए, क्योंकि सपने तो कहीं छूटते नहीं है। वो पूरे हुए, बहुत दिन बाद हुए, बहुत बरसों बाद हुए, सॉरी, पर जरूर हुए, जरूर पूरे, उसमें कोई दो मत नहीं है। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा। शर्मा जी, मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। साथ ही मेरे परिवार में मेरी बड़ी बेटी ख्याति, उसका मई से बहुत है, उसकी बहुत समझदार है। वो कैसे क्या हुआ ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरी दूसरी बेटी है मोहिनी, उसका नवंबर 84 का जन्म है। वो एक एबनॉर्मल बीमारी से पीड़ित होके जन्म लिया उसने। हमें इस बात का पता लगा 9 साल बाद, जब मेरा तीसरा बेटा, जब मुझे तीसरा बच्चा हुआ गौरव, उसका अक्टूबर 93 का जन्म है। जब गौरव को कुछ परेशानियां हुई, एबनॉर्मलिटी हुई, तो हिंदुजा में डॉक्टर उदानी है, उन्होंने हमें बताया
कि आपके बच्चों को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी करके एक लाइलाज बीमारी है, जिसका अमेरिका में भी अभी रिसर्च चल रही है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो बहुत सारी परेशानी वाली बात होगी। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में हमने ना कहा ना सुना। दूसरा क्या था, वही का जो इलाज चल रहा था पोलियो मिट्स करके चल रहा था। उसके लिए हमने 9 साल तक हिंदुस्तान की सारी विधाएं जितनी होती है वो सारी चिकित्सा कर डाली। मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, सब जगह घूम लिए। तो एक नए जगह पे आके मुकाम पे हम ऐसे खड़े हो गए। डॉक्टर ने बताया, हमने हिंदुस्तान हॉस्पिटल से बाहर निकले, टैक्सी करी, घर आए। हमने हमारे घर के दरवाजे बंद कर लिए क्योंकि हमारे सामने अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे घर में शमशान की शांति छाई थी। शांति क्या था, एक सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे में 2 दिन बाद हमारे आंखों से आंसू बह रहे थे कि हमारे पास ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमें दिलासा दे सके, हमारे आंसू थाम सके, हमें भरोसा दे सके कि हम लोग आपके साथ हैं। हम 5 थे, हम पांचों एक दूसरे का सहारा थे। ख्याति एक दिन दोपहर में मेरे गले लगती है, बोले पापा क्या हम कभी हंसेंगे नहीं? तो उसका जो प्रश्न था ना, मेरे को मन को छू गया। मैंने कहा नहीं यार बेटा, ऐसी कोई बात नहीं यार, हंसेंगे ना यार, तो थोड़ी सी तकलीफ की बात है बेटा, उसको सहन करना समय लगता है। बोले पापा 2 दिन से आप लोग सब ऐसे, हम ना खाना खा रहे हैं ना कुछ खा पी रहे हैं। मेरे मन में एक बिजली सी गूंज गई। मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। अरे मैंने कहा यार मेरे 2 बच्चे नहीं चलते, कोई बात नहीं यार, उनको ऐसे में है ना, ये बच्ची तो अच्छी है यार, मेरे पास एक सूरज की किरण की तरह उगती हुई। और मैंने उसकी बात का एक्सेप्ट, मैंने कहा हंसेंगे हम लोग, पक्का हंसेंगे। और हमने एक गांठ बांध ली कि हम जिंदगी को लड़ेंगे, योद्धा की तरह लड़ेंगे, वो जीत के दिखाएंगे। और हमने हमारा जो बेवकूफी भरा निर्णय था ना, जब हम लोगों ने सोचा था कि यार इन बच्चों को लेके जिंदा कैसे ना है, हमें दुनिया छोड़ देनी है, उसको हमने फेंक दिया। हमने उसको फेंक दिया, विचार हमने त्याग दिए, हम हमारी जिंदगी के नए पथ पे निकल गए। जी जी जी। तो एक बच्ची को गले लगा के कह देना कि बेटे हम हंसेंगे, बहुत मैं समझ सकती हूँ कि आप उस समय किस वेदना से गुजरे होंगे। तो क्या वह सफर शर्मा जी आसान रहा? क्या मुश्किलें आपको आई? जरा हमें बताइए। साथ ही जिंदगी तो आम आदमी के भी लिए भी नॉर्मल नहीं रहती, तो मेरे साथ तो बहुत सारी परेशानियां थी। मतलब 2 बच्चों की बीमारियां, उसके बाद में पैसे की तंगी। पर ख्याति से जो वादा किया था हंसेंगे, उसको हमें पूरा करना था। ख्याति ने जब ये देखा, हमारा जो संघर्ष देखा, तो समय के पहले बड़ी हो गई, समझदार हो गई। 10वीं तक उसने अच्छी फर्स्ट क्लास की बच्ची नहीं रही वो, क्योंकि मन उसका डाइवर्ट हो गया था परिवार की परेशानी की तरफ। फेल कभी नहीं हुई। 10वीं का तो उसने बोला पापा मुझे अब नहीं पढ़ना यार। मैंने बेटा क्या करेंगे आप? बोले पापा मैं एक काम करती हूँ, ब्यूटी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेती हूँ। उसने कॉलेज ढूंढा, उसने 2 साल का कोर्स किया। पहला जॉब उसका लेक्मे में लगा। लेक्मे से वो फ्रांस की कंपनी फ्रैंकफर्ट में आई, जो बांद्रा में और जेडब्ल्यू मेरिट के सामने अंधेरी में उसकी ब्रांच थी, जुहू में। उसके बाद वहां से 2-3 साल का जॉब किया। उसके बाद में उसको वाटर स्टोन में चले गई। सारी दोनों जगह पे, जेडब्ल्यू मेरिट में भी और यहाँ पे भी, सारी सेलिब्रिटीज की क्लाइंट्स थी। क्रिकेट के जो भगवान है, उनकी पत्नी उसको पर्सनली पहचानती थी ख्याति के नाम से। 2003 से उसने जॉब शुरू किया, जब तक उसकी शादी में 2009 तक करती रही वो। हमारे बच्चों के लिए ब्रांडेड कपड़े लाना उसने शुरू किए। मैंने उसको बोला बेटा ये बहुत महंगे कपड़े आप क्यों लाती इतने महंगे? उसने कहा बोले पापा आपने जो आपका जीवन में करना था कर लिया, हमें हम बड़े हो गए, हम कमा रहे, हमें करने दीजिए प्लीज। तो वो मेरे आर्थिक रीढ़ की हड्डी बनी रही। मोहिनी का एक स्कूल था बच्चों का, वहाँ 7वीं तक की पढ़ाई थी, उसने 7वीं तक पढ़ाई करी। उसके बाद में उसने दिल्ली ओपन स्कूल से 10th किया, 12th किया। बीच में जो गैप आया 7th के बाद में 12th तक का, उसमें उसने उनके स्कूल का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर था, वहां से उसने कंप्यूटर सीखा, इंग्लिश स्पीकिंग सीखा। एनआईटी ज्वाइन करी उसने, 6 महीने के 2 कोर्स किए। उसके बाद में उसने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन भी इतनी इजीली नहीं हुआ,
जब सेकंड ईयर में थी 2005 में, तो उसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो उसे 1 साल का गैप लेना पड़ा। उसे कंप्लीट करा। बीकॉम फाइनल में उसने हायर क्लासेस ज्वाइन करी, उसके लिए स्पेशल क्लास की व्यवस्था करी हमने। मेरी वाइफ दोपहर में, भरी दोपहर में उसको क्लास में लेके जाती थी, 1.5-2 किलोमीटर व्हीलचेयर चला के ले जाना, फिर वापस लेके आना। उसमें क्या हुआ लास्ट में, जब फाइनल की परीक्षा थी उसका 15 दिन पहले सोसाइटी ने हमारे रिनोवेशन के नाम पे हमारा रैंप तोड़ दिया। तो पूरा मन उसका डाइवर्ट उधर हो गया, मेरा तो रैंप तोड़ दिया। हम लोगों ने कांटेक्ट किया, सारे पेपर हमारे मीडिया वाले हमारी तरफ थे, इंडिया टीवी पे मन न्यूज आई, वो हमारा रैंप बना के दिया और मन डाइवर्ट हो गया। गौरव का भी मोहिनी के स्कूल में गया, पर वो चौथी के बाद में उसका जाना बंद हो गया। हम उसको घर पे पढ़ाते थे। हुआ क्या कि 95 से लेके 2000 तक गौरव जो है कंटिन्यू हॉस्पिटलाइज रहा। कारण क्या था, उसको कभी अस्थमा हो जाता था, कभी निमोनिया हो जाता था, कभी बुखार होता था। वो बिना हॉस्पिटलाइज किए वो ठीक नहीं हो सकते बच्चे, क्योंकि नॉर्मल बच्चे नहीं जो हमने घर पे उनको ट्रीट कर सको। इसमें बहुत सारी परेशानी, क्योंकि अगर मैं सारी परेशानी की बात करूंगा तो मेरा आपका शो काफी लंबा हो जाएगा। तो वो रहा, जब उसका जब घर पे था तो उसने वो पेंटिंग का बहुत शौक था उसको। हमने एक टीचर रख दी घर पे उसके, वो उसको ब्रश पकड़ाती, उसके लिए कलर घोलती, उसको समझाती, बेटा देखो कैसा करना है, क्या करना है। वो ब्रश से धीरे धीरे तब उसके हाथ चलते थे। जब वो उसका क्लास हो गया, 7th हो गई, तो उसने एनिमेशन ज्वाइन कर लिया। वो कंप्यूटर पे अपना सारा काम उसने दिमाग लगा दिया। जी। मोहिनी जब पढ़ रही थी तो 2003 के बाद में उसने घर पे ना इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस शुरू कर दी, ट्यूशन लोगों को पढ़ाती थी, कंप्यूटर क्लासेस। गौरव ने ना वहां से ऑब्जर्व कर लिया, उसकी ऑब्जर्वेशन शक्ति बहुत ज्यादा है। उसके बाद 2009 में मोहिनी ने दिल्ली के कंपनी इंपैक्ट रिसर्च एंड मेजरमेंट उसको ज्वाइन कर लिया, वहां काम करती थी। 2012 में उसने फ्रांस की कंपनी ज्वाइन कर, सॉरी कनाडा की कंपनी ज्वाइन कर ली। अभी तक वो वहां काम कर रही है। तो उसकी जो लाइफ थी ना, तब लोगों ने देखी, जो उसके पहचान वाले थे वहां से का। तो रोटरी क्लब ने 2 बार अवार्ड किया। कवि कहानी लिखती है, कविता लिखती है। दोनों भाई बहन मोहिनी और गौरव शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। और अनुराग कश्यप की वेबसाइट पे तुम भी पे उसने अवार्ड भी जीता है। ये सारी बातें हुई। अभी तुमने पूछा कि लाइफ क्या इतनी जी रही, इतनी जी कभी रही नहीं। 2010 में मेरे वाइफ को स्पॉन्डिलाइसिस हो गया। मेरा घर बहुत छोटा था, मुझे अंधेरी का घर छोड़ करके हम लोग नई बम्बई आ गए। वहां से फिर बहुत सारी बातें हुई, मैं शायद आपको आगे बता पाऊंगा। तो मेरी लाइफ बहुत तकलीफ वाली रही, पर मैंने उनको फेस किया, खुशियों से फेस किया। और आज मैं, मेरे बच्चे बहुत सक्सेसफुल है। मुझे अपनी लाइफ से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं। सबसे बड़ी बात ये आपको, मैं अपने में आप खुश हूँ। जी, जी, जी। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, आपने इस खूबसूरती से ज़िंदगी की समस्याओं को एक योद्धा की तरह हरा दिया, तो मेरा आपको सैल्यूट है। तो शर्मा जी, अब आपसे एक बहुत ही खूबसूरत सवाल करने जा रही हूँ, आपके चेहरे पे एक मुस्कान भी आने वाली है। आप मेरे सभी दर्शक मेरे स्क्रीन पर आप एक टैटू देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत टैटू है, बहुत ही प्यारा टैटू है। और प्लीज उसके प्लीज। पीछे का जो राज है, नहीं, 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 उसके पीछे का जो राज है वह शर्मा जी अपने कॉलर के पीछे छुपा के बैठे हैं। तो ये जो टैटू की कहानी है पम्मू जी, हमें इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल जानना पड़ेगा, आपके मुंह से हम जानना चाहेंगे, हमें जरा बताइए। तुमने मेरे प्यार की बखिया उधेड़ के सबके सामने रख दी बेटा यार। मेरी हमारे पत्नी का जन्मदिन। मोहिनी ने बोला पापा अपन चलो मम्मा के लिए कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। हमने कहा ठीक है। तो मोहिनी की एक स्पेशल वैन है, तो मैंने उसको लिया। मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ। तो मॉल में गए, वो टैटू वाले के शॉप पे गई, उसने टैटू बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे हाथों पे। मम्मी पा, आई एम ऑलवेज बिकॉज विथ यू। मैं जो कुछ भी हूँ, मैं सॉरी मेरी अंग्रेजी जरा कमजोर है तो शब्द पकड़ नहीं पाता हूँ। कि जो कुछ भी आपकी कोई वजह बात से नहीं, हूँ। हमारे हमारे दर्शक समझ जाएंगे, आप बताइए। तो मैंने कहा बेटा दर्द हो रहा है? बोले नहीं पापा ज्यादा नहीं हो रहा है। दर्द तो उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। मुझे लगा यार ये बच्ची अपनी माँ के लिए इतना कुछ कर रही है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने टैटू वाले बोले यार भाई एक काम कर यार,
मेरी पत्नी का नाम तो थोड़ा लंबा था, मैंने कहा शॉर्ट नेम जो उनका घर का है, मैंने कहा लिख के बता रहा हूँ। उसने 3-4 डिजाइन बताई मुझे, मैंने एक डिजाइन पसंद करी, मैंने कहा भाई मेरे को बना देगा? बोला अंकल बना दूंगा, क्यों नहीं बना दूंगा। उससे बनवा ली, मेरे वॉलेट में जितने अमाउंट था उतने में उसका काम भी हो गया, मेरा भी काम हो गया। घर आए, घर आने के बाद में उसने क्रीम लिख के दी थी, तो मेरे बिल्डिंग के नीचे वो मेडिसिन वाला था, मेडिकल में गया मैंने बेटा क्रीम दे दे। तो उसने आश्चर्य से चिट्ठी देखा, फिर मेरे को देखा, अंकल टैटू करवाया क्या? अरे मैंने बेटा मेरा नहीं, मेरी बेटी का यार। अंकल ये टैटू की क्रीम है, उसके ऊपर लगाना पड़ती, नहीं तो सूजन आ जाती। मैंने ठीक है बेटा दे दे यार राजा। लेकर आ गया, घर आया तो 2-2.5 घंटे बीत गए थे हम लोगों को, बहुत समय लगता उसमें। एक बुके ले गए, मेरे कहती अरे यार क्या यार, एक बुके के लिए तुम लोग 3 घंटे लगा दिए। उसने वो मोहिनी बोलती पापा मम्मा मम्मा शांत हो यार, हम लोग बाहर से आ रहे हैं, थोड़ा पानी वानी पिला दो। पानी पिलाया उसने, फिर बोले मम्मी देखो, उसने अपनी बाहें ऊंची करी, तब तो एकदम आघात जैसा लगा उनको। बोलते अरे यार बेटा क्या जरूरत थी यार तुमको ये सब कराने की, इतना कितना दर्द होता मालूम है मेरे को इसमें। बेटा मुझे मालूम तुम मुझको प्यार हुआ। बोले शर्मा जी आप क्या लेकर आए? मैंने कहा भाई देखो, मैंने अपनी शर्ट उतार के अपने क्या बात है। गले के नीचे का हिस्सा उनको दिखाया, तब तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली उनके हैप्पी बर्थडे की। हम तीनों गले लगे एक दूसरे के दोस्त, और बहुत खूब, बहुत मतलब खुशी का आंसू बह रहे थे हम लोगों के सर। बहुत स्वाति, स्वादिष्ट। मैं अपने मतलब क्या, हर पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर मेरी पत्नी के लिए मेरे पास दिल में तो उसने बहुत संघर्ष किया मेरे जीवन के लिए। एक गाना मेरे जबान पे हमेशा रहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सुनाइए। तो मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। बहुत ही कमाल की कहानी आपके टैटू की। तो 64 वर्ष की उम्र में शर्मा जी आपने अपनी पत्नी के लिए टैटू बनवाया। बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। हम यह जानना आपसे मैं यह जानना चाहूँगी कि सत्यनारायण शर्मा जी और पम्मू जी का जो रिश्ता है, वह इतने वर्षों में कैसे इतना अगाढ़ बन पाया, इतना खूबसूरत बन पाया? हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। स्वाति, हम हिंदुस्तानी पति पत्नी जैसा आम है, हमारे यहाँ विवाह है ना, एक सांस्कृतिक धार्मिक कृत्य है। जी, हमारे यहाँ दुल्हन जब आती है ना, खड़ी खड़ी आती है, बैंड बाजे से लक्ष्मी बन करके आती है। उसके कई रिश्ते बनते हैं, मामी बनती है, चाची बनती है, बूढ़ी हो जाती है, उस घर को संवारती है, और जब जीवन की अंतिम सांस लेती है तो कंधे के ऊपर जाती है। हमारे कहते हैं कि मैं खड़ी आई हूँ आड़ी जाऊंगी। पति के जितने सारे दुख सुख हैं उसमें वो निभाती है, कुछ कम निभा पाती, पर मेरी पत्नी ने कुछ ज्यादा निभाया, क्योंकि वो मोहिनी को लेकर हॉस्पिटल जाती थी, उसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। अभी वो दिन में 8 बार कम से कम दोनों बच्चों को दवाएं देती है, होम्योपैथी सॉरी आयुर्वेदिक देती है और एलोपैथिक देती है, क्योंकि इनको अभी भी कफ वगैरह तो होते रहता, मतलब वो बीमारी तो अलग होगी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से मतलब नहीं, इनको शारीरिक परेशानी अभी भी रहती है, बहुत सारी रहती है। मेरे बच्चे बहुत समझदार है, रात को 8 बजे में उसको करीब करीब जबरदस्ती खींच करके, थक जाती है वो मानसिक रूप से भी, मेरी गाड़ी में बिठाता हूँ। मेरा छोटा सा शहर है, 2 ढाई 3 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, जिसमें आप और हम रहते थे, उसका एक राउंड लगाता हूँ। किसी आइसक्रीम पार्लर पे जाते हैं हम लोग, अलग अलग फ्लेवर की 2 आइसक्रीम लेते हैं, गाड़ी को कहीं एकांत में रुकाते हैं, जहाँ कोई आता जाता हमको देखे नहीं, हम खाते हैं, एक दूसरे का फ्लेवर टेस्ट करते हैं, फिर बच्चों को फोन करते हैं बेटा आ जाए। बच्चे बोलते नहीं आप थोड़ी देर और घूम के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन हम क्या करते हैं, उस दिन मैकडोनल्ड में जाके बैठ जाते हैं, मैकडोनल्ड हमारे पास में है, वहां पर हम आइसक्रीम लेते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के जिंदगी को ठेंगा दिखाते हैं अपने हाथों से, कि देख तूने तो हमें हरा दिया, कि बहुत कोशिश करी, बहुत गिराया, तूने डिगाने की कोशिश की, हम डिगे नहीं, हम मजबूती के साथ खड़े हैं, तेरे हर आघात आघात को सहन करने के लिए खड़े, तेरे हर तूफान को सहन करने के लिए खड़े हैं, लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, इन बच्चों को इनके जीवन के अंतिम क्षण तक पहुंचाएंगे।
तो ये सब पति पत्नी के बिना, आपसी बिना नहीं हो सकता बेटा। और रही बिल्कुल टैटू की बिल्कुल बात, आप तो मैं सेलिब्रिटी नहीं था कि मेरे हाथों में लगा लेता, ये तो पति पत्नी के बात है, इसलिए मैंने अपने गर्दन के नीचे बनवा लिया। नहीं नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा शर्मा जी। ये जो आप बात कह रहे हैं बहुत बहुत कमाल की बात है, बहुत गहरी बात है। आपसी सामंजस्य जब एक पति और पत्नी के बीच होता है, तो बहुत आसान होता है सफ़र। आपके पास इतनी मुश्किलें आई, आपके जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियाँ आई, उन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आपने अपने बच्चों को हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करवाई। बहुत बहुत शानदार चीज़ है। हर व्यक्ति यह नहीं कर पाता है। आपकी एक जीवन साथ संगिनी थी जो कि आपके साथ में अडिग खड़ी रही, आप लोग डिगे नहीं। पर जैसा कि मैंने शो की शुरुआत में भी कहा कि लोग मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। एक अभिनेता की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अगर किसान की फसल अच्छी नहीं है तो वह भी तनाव में आ जाता है या जीवन से हार मान लेता है। और भी समाज के हर तबके में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो शर्मा जी आप आज 64 वर्ष के इतनी उम्र ले चुके हैं। आप इन समस्याओं को किस तरह से लेते हैं? हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। स्वाति, हमारी जो सोच के ऊपर निर्भर है। अभी अब तुम्हें बताऊं, ये मेरा पानी का ग्लास है, ये आधा भरा हुआ आधा खाली है। मुझे खाली नजर नहीं आ रहा, मुझे आधा भरा नजर आ रहा है। इसमें काफी पानी बाकी बचा है जो मेरे शो तक चलेगा। तो अब किसान आत्महत्या कर लेते हैं, उनके पास कर्जा हो जाता है, ये हो जाता है, पर जमीन तो है उसके पास, उसका परिवार है, उसके माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप भी होंगे, बच्चे भी होंगे, उसकी पत्नी भी होगी, सब उसके ऊपर है। वो ये नहीं सोचता कि यार ये इन लोगों का क्या होगा, उन सबको अधर में छोड़ के चले जाता। भाई जमीन तेरे पास है ना, इस बार फसल नहीं, अगली बार हो जाएगी, कर्जा तो ठीक है, निपट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर छोड़ के तुम मत जाओ यार अपने वालों को, यार अलविदा मत करो यार। ऐसे ही मैं देखता हूँ, बहुत सुनता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है आत्महत्याओं के बारे में। मैं टीवी पे देखा, मैंने शायद तुमको बताया भी था, छठी क्लास की बच्ची आत्महत्या कर लेती है, कोई प्रोफेसर आत्महत्या कर लेता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने अभी देखे हैं जिनके करोड़ों के बिजनेस है, कई फ्रेंचाइजी, तीन तीन चार चार हजार फ्रेंचाइजी जिनकी, वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो बहुत गलत बात है। एक आध्यात्मिक गुरु है जिनके लाखों अनुयायी है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। इन सबको लगता है यार कि तुम इस गुमनाम आदमी से मिल लेते एक बार कहीं। मेरे जैसे गुमनाम हर शहर में होगा जो अपनी जिंदगी से लड़ रहा होगा, एक बार उसकी जिंदगी को देख लेते यार, तो तुम्हारा निर्णय बदल लेते। दूसरा क्या था साथी, हम लोगों का रवैया जो है ना बहुत खराब है। हम हमारे में बात मेरी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, हम हमारे बच्चों के माँ बाप बन के रहते हैं। बच्चे हमसे शेयर नहीं कर पाते अपनी परेशानियां। मैं अपने बच्चों को दोस्त बन कर रहा हूँ। ख्याति ने कहा नहीं पढ़ना, मैंने कोई बात मत पढ़ो। हम हमारे बच्चों को बचपन से बोलते हैं यार ये डॉक्टर बनेगा, यार ये इंजीनियर बनेगा, यार ये तो आईबीएस बनेगा, ये आईपीएस बनेगा, ये वकील बनेगा। भाई ऐसा क्यों वजन डाल रहे हो तुम? सब ये बन जाएंगे, अच्छा क्रिकेटर, अच्छा म्यूजिशियन, अच्छा फुटबॉल प्लेयर, अच्छा पेंटर, ट्रेन चलाने वाला चाहिए, हवाई जहाज चलाने वाला चाहिए, शिप चलाने वाला चाहिए, आर्मी के जवान चाहिए, आर्मी के ऑफिसर चाहिए, कितनी सारी जिंदगी की विधाएं हैं। हाथी के बच्चे को हम लोग पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं बंदर के जैसा। हर बच्चे का आईक्यू एक जैसा नहीं होता है, उसके इसके हिसाब से पढ़ने दो। मैं एक औसत दर्जे का फेल कभी हुआ नहीं, फर्स्ट डिवीजन कभी आया ही नहीं, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। मेरे पास जो सामने परेशानी आई, मैंने सबका हल किया। लोग मुझे देख के रश्क करते हैं, यार वाह यार, तू तो अभी हँसता रहता है हमेशा। मैं क्या करूँ? दूसरा क्या है, हमारे शहर में, हमारे देश में एक एजुकेशनल हब बन गया। हर माँ-बाप पूरे हिंदुस्तान से वहाँ भेजने लगे बच्चों को। आईआईटी, जेईई, पीएमटी, आईएएस, आईपीएस के कॉम्पिटिशन परीक्षा दिला रहे हैं वो। बच्चा जो है माँ-बाप से दूर, 17-18 साल के बच्चे जाते हैं, 17 साल के हो, 17 से 20 साल के, ये जिंदगी के मोड़ वाले बच्चे हैं। माँ बाप से दूर, कोई प्यार नहीं, कोई परेशानी किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो जो पढ़ाई के तनाव को सहन नहीं कर पाते हैं, टाइम पे खाना मिलता है नहीं मिलता है, उनको उठ के भागना और पढ़ना, इसके अलावा दूसरा कुछ काम ही नहीं है। उस तनाव को जब झेल नहीं पाते तो जीवन को अलविदा कह देते हैं। मैं उसको आत्महत्या नहीं कहूंगा,
तो आत्महत्या मेरे को बहुत खराब शब्द लगता है। वो जीवन को अलविदा कहते थे, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। वो कर नहीं सकते, जो उसके माँ-बाप को सिर पीटते हैं, अरे यार! क्यों भेज दिया हमने बाहर? हर माँ-बाप को अपने बच्चों का दोस्त बन के रहना चाहिए, ताकि बच्चे आपसे अपनी परेशानी शेयर कर सकें। बिल्कुल, तो मेरा आपके शो से मेरे को लोगों को ये संदेश है कि परिवार ये बहुत खूबसूरत है। आप बच्चों के दोस्त बन के रहिए, माँ-बाप के साथ अपने पति-पत्नी का सामंजस्य बना के रखिए। परेशानी जो है कि घरवाले मिलकर सब हल कर लेंगे। समाज भी हल करता है, ऐसा नहीं है कि समाज मेरी ज़िंदगी में समाज में मेरे डॉक्टरों ने बहुत हेल्प करी मेरी, हैं, मेरे दोस्तों ने हेल्प अकेला पूरी लड़ाई नहीं लड़ी, बहुत परेशानी आई, बहुत मुश्किल का था ये। अभी तुम्हें बताऊँ मैं हमने जब अंधेरी छोड़ा, तो यार को स्पॉन्डिलोलिसिस हो गया था। तो दूसरा आदमी तो सर पे हाथ रख लेता, लेकिन हमने उसको उस तकलीफ को भी भुना लिया। हमने अंधेरी का घर छोड़ दिया 1 महीने के अंदर। हम नई बम्बई आ गए बड़े घर में। मेरा ऑफिस यहाँ था। आए मोहिनी के हाई लिफ्ट की ज़रूरत थी, जो उसको बेड टू चेयर, चेयर टू बेड लगनी थी, वो लेके आए। थोड़ी देर बाद उसकी पावर व्हील चेयर भी आ गई। उसके बाद में मेरे सपने तो क्या थी, मेरे सर पे छत भी थी। मोहिनी बोलती थी पापा आप 56 ईयर्स में, मेरे को मोहिनी ने कहा बोले पापा आप गाड़ी चलाना सीखो। मैंने कहा बेटा गाड़ी चला के क्या सीख के क्या करूंगा, हाथ खुजाल करेंगे तो मेरे को तो गाड़ी है नहीं अपने पास यार। नहीं नहीं आप सीखो। तो सती आप और मैं जिस बिल्डिंग में रहते थे, तो 12 अप्रैल 2012 को मेरा लाइसेंस आया और 5 मई 2012 को मेरे घर के नीचे मोहिनी की स्पेशल वैन खड़ी थी। मेरे दोस्तों ने फाइनेंस भी कर दिया, सब हो गया मेरा काम। तो क्या समाज वाले दोस्त सब अकेला नहीं लड़ सकते आप, सबका साथ लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत ही कमाल की बात शर्मा जी बता रहे हैं, बहुत आसानी से बता रहे हैं। सफ़र इनका मुश्किल रहा है, बहुत मुश्किल रहा है, पर डिगिए मत, अपनी समस्याओं से लड़िए तो कोई आपका संगी साथी हो जिससे आप शेयर कर सकें। हमारे शो के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि यदि आपके मन में कोई भी परेशानी है, तो अपने किसी भी साथी को, अपने माता-पिता को, अपनी बहन को, अपने दोस्त को खुल करके अपनी समस्या के बारे में बताइए। उसका कोई ना कोई निदान निकल जाएगा। अपने मन में यदि आप कोई भी चीज़ रखेंगे, तो वह आपके अंदर परेशानी देगी, आपको आपको अंदर ही अंदर परेशान करेगी, लेकिन हल नहीं निकलेगा। अब शर्मा जी मैं आती हूँ मेरे सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आप मुझे बताइए, जैसा कि मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था कि नामुमकिन सपने, मेरे शो का जो हीरो है, वह देखता है नामुमकिन सपने। आपकी ज़िंदगी में वो पड़ाव कब आया, जब आपके वे नामुमकिन सपने सच हुए? प्लीज़ बताइए। स्वाति मेरी पोटली खुल गई। आपकी मेरे बच्चे ने क्या बात मेरी है, क्या पोटली बात है। खुली 100% खुली। मैं एक दिन फेसबुक देख रहा था, तो अनुपम खेर सर की क्लासेस एक्टिंग की वर्कशॉप में, उसमें एड आई हुई थी 50 प्लस वालों की। मेरे जैसे जिनके सपने अधूरे थे उनको पूरा कर रहे थे वो। मैंने मोहिनी को बताया, मैंने बेटा यार ये एड आई है। उसने फोन किया इंस्टीट्यूट में, मुझे बोला पापा जाके फीस भर के आ जाओ। मैं बोला यार सैटरडे 5 संडे 3 घंटे की क्लासेस थी। मैंने कहा, बेटा बहुत दूर है यार, हम तो पूरा बम्बई शहर पार करो, पूरी नई मुंबई पार करो, और हम तो लास्ट कोने में जहाँ से पुणे एक्सप्रेस हाईवे शुरू होता है। और फिर संडे के दिन तो ट्रेनें भी बंद रहती है, बहुत परेशानी होगी। बोले नहीं पापा आप जाओ, आपने हमारे सपने पूरे किए हैं, आज हम आपके सपने पूरे करेंगे, फिर हम कमा रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है बेटा, जाके फीस भर के आया। उसमें डांस क्लासेस भी थी, वो काला चश्मा वाला डांस था, वो उसमें डांस करवाते थे, वो सर थे सिखाते थे। फिर मेरी लंगड़ी टांग पे भी मैं सीख रहा था। तकदीर से मेरा पाँव जाम हो गया, मतलब गाड़ी चलाने लायक भी नहीं रहा। मोहिनी ने अपने दोस्तों से 2 लाख रुपए, बच्चे सपने कैसे पूरे करते बता रहा हूँ मैं। व्हील चेयर वाली बच्ची आपके अपने पिताजी का इलाज करा रही है। उसने अपने दोस्तों से 2 लाख रुपए लोन लिया, उधार नहीं लिए, लोन लिया। मेरे नी रिप्लेसमेंट कराया, 1 डेढ़ महीने में मैं ठीक हो गया, लोगों का लोन भी उतर गया, दोस्तों का। अक्टूबर में वापस मेरी सेकंड लेवल की क्लासेस शुरू हुई, वो करी, थर्ड लेवल किया। आपको मैंने लिंक भी भेजी मेरे उसके।
तो सपने तो मेरे पूरे हुए, मेरे बच्चों ने पूरे कराए, मैं नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं। बहुत बच्चे, सुंदर। मैंने बच्चों का साथ देंगे, बच्चे आपका साथ देंगे बुढ़ापे में। मेरा बुढ़ापा संवरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बहुत बहुत कमाल का बुढ़ापा है, आप बूढ़े बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और शर्मा जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, एक और सपना जिसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, मैं मेरे दर्शकों को ये बताना चाहूंगी मेरे शो के माध्यम से। डॉक्टर्स ने शर्मा जी को एकदम साफ शब्दों में यह बता दिया था, यह जो बीमारी है लाइलाज बीमारी है, इस बीमारी में बच्चे 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं। यह कड़वा सत्य शर्मा जी जानते थे, फिर भी डिगे नहीं, हिले नहीं, अपनी समस्याओं से योद्धा की तरह लड़े। आज मोहिनी 36 वर्ष की है, स्वस्थ है, परिवार का आर्थिक आधार है। गौरव 27 वर्ष का है, बहुत ही बहुत ही खूबसूरत हंसती खेलती इनकी जिंदगी है, इनका परिवार बहुत ही प्यारा परिवार है। तो मेरी दिल से बधाई है आपको, आपके उस सपने के लिए भी जो भी आपने सच किया, लड़ झगड़ कर किया, जिंदगी से लम्हे चुराए। शर्मा जी, मैं आपसे हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मेरे दर्शकों से भी यही मेरी दरख्वास्त है कि इस शो के माध्यम से जो जो मैसेज शर्मा जी देना चाह रहे हैं, बहुत खास मैसेज है, उसे ध्यान से सुनिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अब शो के अंत में शर्मा जी, मैं मेरी फरमाइश पर आप एक गाना हमारे दर्शकों के लिए भी सुनाइए। स्वाति, जिंदगी बहुत खूबसूरत है बेटा, उसमें रोज नया दिन होता है, रात होती है, सब तरंगी है, 7 रंग है, दुख सुख सब आते जाते हैं। मेरा लोगों को एक संदेश है, दुख जो है ना, वो बादलों की तरह है जो सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं। हवाएं आती हैं, उन्हें ले जाती है, रात होती है, फिर सवेरा होता है। आपकी समस्या का हल है, सब जगह है। हम जब अगली परीक्षा में जाते हैं तो एक परीक्षा देना पड़ती है, बहुत कठिन प्रश्न पत्र होते हैं, ऊपर वाला भी हमारी ऐसे ही प्रश्न पत्र देता है। मेरी पत्नी को जब स्पॉन्डिलाइटिस हुआ तो बहुत खराब लग रहा था यार, भगवान की इतनी पूजा करता फिर भी मेरी पत्नी बीमार हो गई। पर उसमें मेरे लिए आगे का संदेश था, कोई मेरा अंधेरे का घर कुछ छोटा पड़ रहा था, मेरी लाइफ डाइवर्ट हो गई इससे। तो जो ऊपर वाला देता है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत खुशी की बात है। कहीं ना कहीं एक संदेश देता है ऊपर वाले का, जहाँ से हमारी जिंदगी टर्न होती है। अभी तुम्हें एक बात बताऊं मैं, बच्चों की बीमारी तो अपनी जगह ठीक है, बार बार बीमार भी होते हैं। गौरव 95 से 2000 तो बीमार रहा ना, उसकी ग्रोथ बंद हो गई। हम उसके लिए 27 साल के बेटे के लिए मेरे 10 साल के बच्चे के कपड़े लेके आते हैं, वो हमारे दिल पे एक आघात है। लेकिन हम बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है, जीनियस है, कंप्यूटर पे बैठता है और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन शक्ति है, पूरे घर को डाइवर्ट करके रखता है। उसके जो दिशा निर्देश रहते हैं परफेक्ट रहते हैं, हर चीज के लिए, घर के लिए। तो भगवान ने एक शक्ति दी है उसको, हमने एक्सेप्ट किया उसको। मोहिनी को भी तकलीफ होती है, 12 साल में एक बार हॉस्पिटलाइज होती है, परेशानी होती है। इनके डायरेक्ट एक्सरे नहीं होते, इनको एमआरआई कराना पड़ती है कफ के लिए भी, खर्चे बहुत होते हैं। मेरे डॉक्टर मेरे साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं बात है। तो जिंदगी खूबसूरत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी आती है निकल जाती है। बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छा लगा शर्मा जी आपसे इस तरह से गुफ्तगू करके, बहुत ही खट्टे मीठे आपके जो अनुभव रहे आपने हमसे साझा किए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश गीत के माध्यम से आपके मुंह से प्लीज। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हंसते हंसते बस तुम यूं ही गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसके उस पहलू को देखो, उसे प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, जिंदगी तुमसे प्यार करेगी। और जिंदगी को कभी अलविदा ना कहना, ये मेरा बिल्कुल नहीं सच। कहना।
धन्यवाद तो स्वाति, बड़ा ये थे खुश होगा बनकर। जी, हमारे साथ थे नमस्ते। श्री सत्यनारायण शर्मा जी। मुझे बहुत-बहुत खुशी हो रही है इस शो को आपके साथ में शुरू किया और मैं यही अंत में कहना चाहूँगी दोस्तों ज़िंदगी जैसा कि शर्मा जी कह रहे हैं बहुत खूबसूरत है। लम्हे चुराते रहिए, ज़िंदगी को ठेंगा दिखाते रहिए और यूँ ही ज़िंदगी कट जाएगी हँसते, गाते, नाचते, एक्टिंग करते। क्या बात है शर्मा जी, सही कहा ना मैंने? सही है, सही है। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आप सभी से अभी के लिए अलविदा लेती हूँ। आप सबसे फिर मिलूँगी, फिर ऐसे ही किसी दीवाने को साथ में ले आऊँगी, जो ज़िंदगी से मोहब्बत करता है और बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।